तो एंथ्रोपोलॉजी का ABC मेरा बिल्कुल स्ट्रांग नहीं था, जो कि सर ने पूरा अच्छे से स्ट्रांग किया था। मैंने एंड जब मैं सर का वीडियोस देखती थी तो ओनली रिग्रेट आई हैड कि काश मैं इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई न्यू अबाउट सर, तो शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आई कुड हैव गॉट रैंक। तो हमेशा मेरा वही रिग्रेट रहा कि थोड़ा पहले से मुझे पता होना चाहिए था अबाउट लेवल ऑफ आईएएस एंड करणदीप सर। दैट वाज माई ओनली रिग्रेट इन दिस कि बहुत लेट में पता चला मुझे, एंड दैट टू विदिन 3 months आई हैड टू कम्पीट इन सच ए रश। तो अगर मैं आराम से सर का करती तो मेरा एंथ्रो स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग होता, एंड इन फर्स्ट ओनली मे बी आई वुड हैव गॉट अ वेरी गुड रैंक। एक्टिविटी तो मैं कुछ नहीं करती थी, मैं गायत्री मंत्र वगैरह सब सुन लेती थी, उससे थोड़ा सुकून मिलता था मुझे। ओके। और मैं फिर मम्मी के पास जाके थोड़ा सा आई थिंक आई यूज्ड टू हग हर, तो उससे थोड़ा अच्छा फील होता था इमोशनली। बस ये करती थी, एंड समटाइम्स ऑल्सो आई यूज्ड टू वेंट आउट माई इमोशंस। कभी बहुत रोना भी आता था, सो आई यूज्ड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ माई क्लोज वंस, तो उससे मुझे अंदर से रिलीफ मिलता था। आई थिंक आजकल जो रील्स का ज़माना चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देगा, तो वैसे एक्चुअली नहीं, इट्स जस्ट अ वेरी नॉर्मल सर्विस जस्ट लाइक एनी अदर जॉब। एंड आजकल जो ऐसे वीडियो हो रहे हैं ग्रैंड एंट्री एंड नो आई डोंट नो व्हाट ऐसे वीडियोस हो रहे हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था, मैंने कहीं और से फाउंडेशन किया था, तो थोड़ा सा मेरे जो कंसेप्ट थे वो बिल्कुल क्लियर नहीं थे। एंड उस साल के जो टॉपर्स थे जो टॉप 50s में थे, तो उनका मैं फॉलो करती, टॉप 50 जो एंथ्रो में थे। तो वहाँ से मुझे पता चला था करणदीप सर के बारे में, टेस्ट सीरीज उनका काफ़ी अच्छा है, और मुझे ये लगा कि अगर मेरे इतने कम स्कोर आ रहे हैं मीन्स माई कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज कम्प्लीटली लैकिंग, एंड आई शुड फिर से मुझे फाउंडेशन पे बिल्ड करना है। एंड जब मुझे बहुत अच्छा लगा था वीडियोज़, देन आई चोज़ कि मैं फिर से एक बार करती हूँ फाउंडेशन, तो मैंने फिर से किया था और सर के वीडियोज़ देखे थे। आई रिमेंबर कि मैंने 2020 आई जस्ट हैड 3 months एंड सर के आई थिंक 120 वीडियोज़ थे, और 22 मेंस के पहले मैंने वो सब कंप्लीट किए थे इन those 3 months। मतलब आई थिंक दिस स्पेशली दिस प्रीलिम्स, तो आई वाज लिटरली लास्ट 3 to 4 days आई वाज क्राइंग, क्योंकि मेरे मार्क्स थोड़े से मार्क्स के लिए मेरा आईएएस नहीं हुआ था, इंटरव्यू में कम आ गए थे, ऐसे में कम आ गए थे, तो आई वाज एक्चुअली 3-4 days मैंने सोया नहीं था इस बार प्रीलिम्स से पहले, बट स्टिल। और इस बार मुझे प्रीलिम्स देने के बाद फर्स्ट पेपर आई वाज सो टायर्ड कि मुझे लग रहा था कि गिव अप कर देना चाहिए, सीसेट नहीं दूंगी मैं इस बार मुझे वैसे लग रहा था। तो शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक, मतलब बस शी वॉज सेइंग कि आयुषी, मतलब मेरा जो घर का नाम है बुबली, बुबली का हो गया, मतलब क्या हो गया, ऑल्सो शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक। Hello and welcome to UPSC podcast with Level Up IAS. Today we have someone who has been through the 3 stages of UPSC CSC, not once, not twice, but thrice. Ayushi Pradhan in her first attempt reached till the interview, and in the second attempt she got the rank 334, and now in the third attempt of hers she has now secured All India rank 36. So we will ask her journey from rank 334 to 36. Let's welcome Ayushi. So Ayushi, many congratulations to you from the whole team of Level Up IAS, and we welcome you to this podcast today. Thank you very much. I think everybody must have asked you this question कि जब result आया और आपका क्या reaction था उस time पे, and what were you thinking कि finally I got this rank, I've been appearing again and again but you cleared every time. So what was the final reaction of yours when you saw the result? आई थिंक सबसे बड़ा ये था कि आई वॉज क्वाइट रिलैक्सड, क्योंकि फिर से एग्जाम नहीं देना होगा, प्रीलिम्स नहीं देना होगा। मेरे साथ ये हो रहा था कि आई वॉज ऑलवेज रीचिंग द इंटरव्यू, जो फाइनल स्टेप होता है, लेकिन बस छोटे छोटे गलतियों के लिए मैं रह जा रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट आई रीच्ड इंटरव्यू बट बाय 13 marks आई मिस्ड। सेकंड में भी जो रैंक तो आ गया, लेकिन आईएएस बनने का सपना वो नहीं पूरा हो पाया था। तो बस छोटे छोटे चीज़ों के लिए, बस बहुत स्लाइट मार्क्स के लिए मैं रह जा रही थी, एंड अगेन आई हैव टू गो थ्रू द साइकिल, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है यूपीएससी का साइकिल, प्री मेंस इंटरव्यू। तो काफ़ी ज़्यादा एक रिलैक्स्ड, अंदर से एक रिलैक्स फील हुआ कि फाइनली ये मेरा जो जर्नी था, जो कितना टायरिंग था, इतना मैंने सब कुछ इसके लिए किया था, तो दैट जर्नी फाइनली उसका एंड आता है, एंड फाइनली मैं जो चाहती थी लाइफ में अचीव करना, आई हैड अचीव दैट। तो एक अंदर से खुशी एंड रिलैक्सेशन, बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली But I think I must say you have become queen of all the 3 stages. मतलब तीनों बार हर stage पे पहुंचना, and most of the times you've cleared everything other than the interview in the first attempt of yours. आपने हर attempt में हर stage को इतने अच्छे marks के साथ clear किया. So as you told that your dream was of becoming an IAS officer. So when did you realize this कि मुझे IAS officer बनना है? मैं जॉब करती थी पहले IT सेक्टर में, बट देन
वो जो ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाना होता है, तो वो मैं उतना कर नहीं पा रही थी। अंदर से मुझे मन था, बट मुझे पता नहीं था कि ये करना कैसे है। एंड कोइंसिडेंटली तब कोविड हुआ, मेरे पापा को भी कोविड हुआ था, एंड हमारा फैमिली तब काफ़ी ज़्यादा, उस टाइम पे सब लोग हेल्पलेस हो रहे थे। आई सॉ कि सेम थिंग हुआ था, एंड लकीली वी गॉट द हेल्प। हमारे फ्लैट में ही डिप्टी कमिश्नर थे बीएमसी के, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था। तो वहाँ से मुझे पता चला कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका सोसाइटी में कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, एंड हाउ दे कैन हेल्प द पीपल, जब जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है उनको वो कैसे हेल्प करके चेंज कर सकते हैं। तो वो सब मैंने तब रियलाइज़ किया, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला, मुझे ये भी पता चला। एंड देन फिर मैंने ज़्यादा रिसर्च किया कि क्या, हाउ टू बिकम ऑल दिस थिंग्स। फिर मुझे पता चला कि अच्छा यूपीएससी होता है, मैंने एग्ज़ाम रिसर्च किया, प्रोसेस रिसर्च किया, सिलेबस देखा। एंड वन मोर थिंग वाज़ कि मैं तब जॉब करती थी, और जब मैंने सिलेबस देखा मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा फ्रॉम व्हाट आई वाज़ डूइंग। मैं कोडिंग करती थी, कंप्यूटर साइंस, तो मुझे उससे ज़्यादा यूपीएससी का सिलेबस इंटरेस्टिंग लगा, और पढ़ना मुझे बचपन से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगता था। तो आई डिसाइडेड कि अब मैं फिर से पढ़ूँगी। Okay, okay. So before we proceed ahead, could you please introduce yourself a bit, like what all you did in your graduation or from where you did it? जी। So basically I'm a computer science engineer from CET College Bhubaneswar, एंड उसके पहले मेरा स्ट्रीम साइंस ही था। पहले मैंने सोचा था कि मेडिकल करना है, बट स्लाइटली रह गया था। तो देन आई थॉट कि चलो ठीक है, उतना जोश नहीं था, जैसे आईएएस बनने का जोश था उतना जोश था नहीं डॉक्टर का। अगर होता तो शायद वो बन जाती, था नहीं वो अंदर से। तो इसलिए आई चूज विथ इंजीनियरिंग। देन माइंड में कभी कभी आता था कि शायद मैं आईएएस बन भी जाऊँ, पर देयर वाज एन इंसिडेंट कि पापा मतलब ऐसे बोलते थे कि काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्यों करना है, मतलब यू हैव एन ईज़ी लाइफ अहेड, एमबीए वगैरह। तो फिर मुझे लगा था कि चलो ठीक है वही कर लूँगी, बट मे बी डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान फॉर मी। Yeah. So then you started preparing for UPSC. So in your first attempt, आपने preparation start कैसे किया? What were the actual resources of yours that you used? If you just want to talk a bit about it. मैंने मोस्टली ऑनलाइन रिसोर्सेज ही यूज़ किए थे, और कोचिंग भी मैंने ऑनलाइन, कोचिंग से मैंने अपना जीएस फाउंडेशन कोचिंग करके स्ट्रॉन्ग किया था। और ऑप्शनल के भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे सर्किट में पता नहीं था, फिर सेकंड में जब पता चला आई जॉइंड द फाउंडेशन एंड टेस्ट सीरीज एवरीथिंग। और यहीं से मेरा शुरू होता है ऑनलाइन, एंड आई हैड टेकन एक्चुअली हेल्प ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज, क्योंकि काफ़ी लंबा जर्नी रहा है मेरा। So talking about your journey of UPSC, आपने तीनों बार जब प्रीलिम्स क्लियर किया, तो कोई ऐसा टिप देना चाहेंगे, कोई ऐसा ट्रिक बताना चाहेंगे to aspirants, those who are appearing now this 2024 का prelims, because you have mastered the art of clearing prelims specifically. So what would you just want to tell them? How were you preparing for it and what was the strategy? मेरे केस में ये था कि आई फोकस मोर ऑन द स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट थे, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एंड सब्जेक्ट्स लाइक इन्वायरमेंट। तो ये सब मुझे अच्छे लगते थे, उनमें मेरा एक्यूरेसी भी काफ़ी हाई जाता था, अराउंड 90%। तो उनमें मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करती थी। एंड फॉर सब्जेक्ट्स जहाँ पे आउटपुट रेशियो काफ़ी कम है, लाइक एंशियंट मिडिवल, उन पे मैं इतना नहीं फोकस करती थी। उनका बस मैं पीवाईक्यूज देखती थी और इम्पॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई करती थी, और वहाँ से चीज़ों को फोकस करती थी। इसके अलावा ऑन स्ट्रैटेजी, मेरा जो स्ट्रैटेजी था इट वाज रीडिंग लेस एंड प्रैक्टिसिंग मोर। तो मैं बहुत सारा टेस्ट सीरीज मैंने सॉल्व किया था, और टेस्ट सीरीज से जो भी गलतियाँ होती थी उसको मैं अंडरलाइन करती थी अपने बुक में कि मेरा गलती क्यों हो रहा है, उस पर मैं नोट्स बनाती थी। एंड इन दिस वे, बाय रीडिंग लेस एंड मल्टीपल रिविजन and also analyzing the PYQs properly, focusing on few important subjects, core subjects I will say, like polity, economy, I think prelims को आप master कर सकते हो। Okay, and if you talk about mains के अंदर because answer writing important role play करता है, तो आपका strategy क्या रहा था, जो key points अगर आप बताना चाहो mains के? जी, आंसर राइटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पहले स्ट्रक्चरिंग कैसे आप कर रहे हो, एंड क्वेश्चन डिमांड को मीट करना। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को समझती थी, स्ट्रक्चरिंग करती थी, एंड देन मैं लिंक करने का ट्राई करती थी कौन से पार्ट से एग्जैक्टली पूछा जा रहा है, ताकि मैं डिमांड को एग्जैक्टली मीट कर पाऊँ। एंड वंस आई आइडेंटिफाइड दैट इट बिकम्स ईजियर। वंस मुझे पता है कि ये कंटेंट है,
फिर मेरा फोकस रहता था कि हाउ विल आई प्रेजेंट इट इन ए प्रॉपर वे। अंडरलाइन हो गया, कि बॉक्सिंग हो गया, कि डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, फिर उस पर ध्यान जाता था। एंड थर्ड, मैं इस पर भी थोड़ा ध्यान देती थी कि हाउ कैन आई मेक इट बेटर देन अदर्स। मे बी आई एम एडिंग सम यूनिक केस स्टडीज और सम एग्जाम्पल्स और समथिंग विच इज मेकिंग माई कॉपी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो फिर थर्ड में मैं वो सब भी सोचती थी। ओके ओके। व्हाइल प्रिपेयरिंग आपको कभी ऐसा व्हेन यू वर फीलिंग स्ट्रेस्ड या बहुत ऐसा लगता होगा कभी कि नाउ आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट, सो उस टाइम पे आयुषी क्या करती थी टू रिलीव हर स्ट्रेस? कोई ऐसा एक्टिविटी व्हिच इज वेरी अनयूजुअल फॉर अदर्स? हाँ, एक्टिविटी तो मैं कुछ नहीं करती थी। मैं गायत्री मंत्र वगैरह सब सुन लेती थी, उससे थोड़ा सुकून मिलता था मुझे। ओके। और मैं फिर मम्मी के पास जाके थोड़ा सा आई थिंक आई यूज्ड टू हग हर, तो उससे थोड़ा अच्छा फील होता था इमोशनली। बस यही करती थी। एंड समटाइम्स आल्सो आई यूज्ड टू वेंट आउट माय इमोशंस। कभी बहुत रोना भी आता था, सो आई यूज्ड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ माय क्लोज वंस। तो उससे मुझे अंदर से रिलीफ मिलता था। ओके, पेन डाउन भी करते थे अपने इमोशंस को कभी ऐसा? नहीं। ओके। इसके अलावा ऐसा कभी आपको ऐसा लगा है व्हेन यू वर फीलिंग द लीस्ट मोटिवेटेड, या ऐसा मन कर रहा हो बिल्कुल ही, कोई ऐसा इंसिडेंट दैट यू वुड लाइक टू शेयर वेयर यू फेल्ट दैट आई जस्ट डोंट वांट टू डू दिस इन ऑल दीज 3 years ऑफ योर प्रिपरेशन? कभी ऐसा लगा हो? ये मुझे हमेशा लगता था आफ्टर रिजल्ट, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता था कि जस्ट 4 to 5 days बाद प्रीलिम्स होता था, तो मेरे पास टाइम नहीं था इतना वो लगने का। उसको मुझे फील लगता भी करने था, का, मुझे राइट? लगता भी था, बट सिंस आई हैड लेस टाइम, समहाउ इन जस्ट वन डे आई हैड टू मोटिवेट माई सेल्फ। एंड मतलब आई थिंक दिस, स्पेशली दिस प्रीलिम्स, तो आई वाज लिटरली लास्ट 3 to 4 days आई वाज क्राइंग, क्योंकि मेरे मार्क्स, थोड़े से मार्क्स के लिए मेरा आईएएस नहीं हुआ था, इंटरव्यू में कम आ गए थे और ऐसे में कम आ गए थे। तो आई वाज एक्चुअली 3-4 days मैंने सोया नहीं था इस बार प्रीलिम्स से पहले, बट स्टिल। और इस बार मुझे प्रीलिम्स देने के बाद फर्स्ट पेपर आई वाज सो टायर्ड कि मुझे लग रहा था कि गिव अप कर देना चाहिए, सीसेट नहीं दूंगी मैं इस बार मुझे वैसे लग रहा था। बट समहाउ माय पेरेंट्स भी, नहीं मतलब आई है तो यू हैव टू गिव बोथ द पेपर्स, तो आई गिव। एंड देन What role does your friends and family plays in your preparation? Specifically, if I ask from Ayushi, आपसे आपकी लाइफ में आपके दोस्तों ने, आपके peers ने, आपके family ने क्या रोल प्ले किया है? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फैमिली तो सबसे इम्पोर्टेंट करते हैं, बिकॉज दे सपोर्ट यू बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली, एंड आई वाज लकी टू गेट दैट सपोर्ट। जैसे फाइनेंशियल हो गया या इमोशनल हो गया, तो वो हमेशा मम्मी पापा दादी भाई उनका हमेशा था। एंड जब भी मैं मॉक्स देने आती थी तब मम्मी आती थी, सो दैट सपोर्ट वाज ऑलवेज देयर। कमिंग टू फ्रेंड्स, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया था मुझे। जब मैं दिल्ली एक मतलब मॉक के लिए आई थी, तो मेरे यहाँ के फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया था कि देखने के लिए कहाँ रुकना है, क्या करना है, तो वो सब हेल्प होता है। देन मेंस के टाइम में भी काफ़ी हेल्प होता है। और पीयर ग्रुप का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ड्यूरिंग मेंस एक दूसरे का आंसर देख के मैं सीखती थी, और इंटरव्यू के टाइम हम लोग डिस्कस करते थे। उससे भी काफ़ी हेल्प होता है, बिकॉज इंटरव्यू इज ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग योर व्यूज एंड आप कन्वर्सेशन कैसे कर रहे हो। तो वो सब एक जब आपके पास पीयर ग्रुप होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज यू गेट टू नो योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस। और एक क्लोज ग्रुप में हम लोग करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते थे ड्यूरिंग इंटरव्यू, सो दोज थिंग्स रियली हेल्प मी। Okay, और family में कभी you have a brother, right? As you told me before, and brother is younger or older? Younger than you. तो कभी उसने ऐसा, कभी आपके younger brother ने आपका मजाक बनाया हो, या उसने ऐसा छेड़ा हो, टीज किया हो that दीदी what you're doing, are you going to become an officer? तो मेरे लिए ये करना, बच्चों की छोटे छोटे डिमांड्स होते हैं कुछ, वो कुछ क्या बोला होगा कभी? वो इस बार जब मैं घर गई थी, तो उसने बोला था कि मुझे आईफोन गिफ्ट कर, क्योंकि यू आर गेटिंग सैलरी नाउ। तो मैंने बोला था ठीक है, मैं आईएएस होंगी तो देन आई विल गिफ्ट यू। This time, या तो इस बार आप उन्होंने ले लिया आईफोन? जी, अब तो मतलब देना ही पड़ेगा ना, इतना बार वो मैं बोल चुकी थी कि आईएएस बन रही हूँ, तो आई हैव टू गिव यू। Yeah, right. And when the results came, I just want to know what was the reaction of your family now? Then what were your parents saying to you? कुछ ऐसी चीज उन्होंने आपको बोली हो? Because I asked this from most of the toppers, because मुझे ऐसा लगता है कि emotional parents gets very emotional at that point of time. So what did they say you when the results came? मैं घर में नहीं थी, फोन में थी, तो मुझे तो नहीं बोला, लेकिन आई रिसेंटली विजिटेड माय पेरेंट्स। तो मुझे ये पता चला कि जो मेरे क्लोज
रिलेटिव्स है लाइक बुआ वगैरह, सो दे वर एक्चुअली क्राइंग, जो खुशी के आंसू होते हैं ना, तो द मोमेंट दे न्यू कि मैं आईएएस बन गई, दे वर क्राइंग। एंड माय मॉम, जब उन्हें पता चला तो शी वाज नॉट एबल टू स्पीक, मतलब बस शी वाज सेइंग कि आयुषी, मतलब मेरा जो घर का नाम है बुबली, बुबली का हो गया, मतलब क्या हो गया, ऑल्सो शी वाज नॉट एबल टू स्पीक। तो वैसे टाइप का इमोशनल मोमेंट था बिकॉज घर उनके में। दिमाग में शायद पहले से होगा दैट शी वांट्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, और अगर वो बोल रहे हैं हो गया तो मतलब अब आईएएस ऑफिसर बन गई है उनकी बेटी, राइट? Okay, you talked about interview. So since you appeared in interview for all the 3 attempts of yours, so could you like to share one such funny incident जो आप अपने तीनों इंटरव्यू में या किसी एक इंटरव्यू में हुआ होगा जो शेयर करना चाहें? आई नॉट से फनी, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मुझे सुबह सुबह मम्मी ऐसे बोल रही थी कि हम लोग का एक फेमस डिश होता है ना, मूढ़ी मांगसो उसे बोलते हैं, इट्स लाइक मटन एंड पफ्ड राइस, उसको मिक्स करके खाते हैं। तो बोलते कि ये तुझे पूछ लेंगे देखना ये। और मैं एक्चुअली उस चीज को बिल्कुल नहीं खाती, मुझे पसंद भी नहीं है। मैं बोली कि मुझे ये सब क्यों पूछेंगे, तो क्योंकि मैं नहीं खाती, आई एम ए वेजिटेरियन, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और मैं वो मूढ़ी भी मैं नहीं खाती हूँ उतना, जो कि उड़ीसा में बहुत खाते हैं। तो मम्मी बोली कि नहीं तुझे पूछेंगे। एंड एक्चुअली दे आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन कि मयूरभंज का फेमस डिश क्या है, वर्ल्ड फेमस। देन मम्मी बोली थी तो मैं बोल दिया। फिर बोले कि उसको उसे एक्सप्लेन करो वो क्या है, कि कैसे बनता है एंड हाउ इज इट टू द ऑल द बोर्ड मेंबर्स। तो ये कौन से अटेम्प्ट में पूछा ये था? फर्स्ट में पूछा था। फर्स्ट में जी। और इस फाइनल अटेम्प्ट में, ये जो क्योंकि फाइनल ही होगा, अब दोबारा तो अपेयर नहीं करने वाले, इस अटेम्प्ट में क्या ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आपसे पूछा था? इस बार मेरा कंप्लीट इंटरव्यू ओडिशा पे गया था, जो मेरा स्टेट है। इट वाज एक्चुअली मोर ऑफ ए कन्वर्सेशन, जहाँ पे वो मेरे ओपिनियंस को जानना चाहते थे। दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस कि अभी का चीफ मिनिस्टर जो है, जो प्रीवियस थे, जो कि उनके फादर थे, उनमें बेटर कौन है, एंड डोंट यू थिंक इसमें थोड़ा नेपोटिज्म भी आ रहा है, बिकॉज द सेम फैमिलीज कंटिन्यूइंग। तो ये सब पे पूछे थे। देन a few on cooperative federalism, so it was more of an opinion based, and few questions from जो मैं अभी सर्विस में काम कर रही हूँ उस पे भी कुछ कुछ पूछे थे। तो आप जब अभी सिंस यू आर सर्विंग अभी करंटली आल्सो यू गॉट द सर्विसेज इन योर सेकंड अटेम्प्ट, तो व्हाइल यू वर सर्विंग आप जब सिविलियंस से मिलते होंगे, डेली आपका अगर इंटरेक्शन रहता होगा, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जब कोई सिविलियन ने आके आपसे पूछा हो मैम यूपीएससी में कैसे करते हैं, हमारे बच्चों को भी करना है, या माय फ्रेंड इज डूइंग द सेम, या कभी ऐसा किसी ने कुछ पूछा आपसे? ये उस टाइम पे नहीं हुआ था, लेकिन अभी जब मेरा रैंक आ गया है, तो जब मैं यहाँ पे घर पे गई थी एंड आई मेट द पीपल नियर बाय, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने बोला है कि माई रिलेटिव रिपेयरिंग, तो एक बार बात कर लो, ये कर लो। एंड मैं अभी रिसेंटली अपने कॉलेज भी गई थी, तो वहाँ पे भी द स्टूडेंट्स दे वर रियली एक्साइटेड, एंड मुझे बिल्कुल सराउंड कर लिया था कि मैम ये बता दो, ये बता दो, वो बता दो। तो वो एक्साइटमेंट रहता है स्टूडेंट्स में कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। और आजकल सोशल मीडिया में तो मुझे रोज मैसेज आता है कि दीदी गाइड कर दो, जो कि एक्चुअली डिफिकल्ट होता है पर्सनली रिप्लाई करना लोगों को, लेकिन जितना हो पाए आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ, जितना मेरी तरफ से हो पाए। Youth these days actually are very interested in UPSC. So आपके एरिया में if you would want to make any change or if you would want to aware them about UPSC, so how are you thinking that you're going to do? एक तो कॉलेज में देयर कैन बी रेगुलर सेमिनार्स, जहाँ पे हम लोग यूपीएससी टॉपर्स या वो कॉलेज के अगर कोई एलुमिनाई उनको बुला सकते हैं, और उस कॉलेज के जितने भी एलुमिनाई जो कि सिविल सर्वेंट्स है, उनका एक रेगुलर बेसिस में एक फोरम हो सकता है जहाँ पे बच्चे उनसे इंटरेक्ट कर पाए, और उन्होंने जो जो लाइफ में अचीव किया है उनको वो शेयर कर पाए, ताकि बच्चे वहाँ से थोड़े बहुत मोटिवेट हो कि दिस इज द जर्नी। तो ये सब हम कर सकते हैं। स्पेशली ये हमें कॉलेज स्टूडेंट्स पे करना चाहिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले लोगों में इतने क्लैरिटी नहीं होता है कि उनका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ओके, आयुषी, इन प्रीलिम्स और हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस रहता है, इफ यू आर गिवन अ चांस बाय यूपीएससी दैट इंक्लूड वन सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस इन द सिलेबस, व्हाट वुड दैट सब्जेक्ट बी एंड व्हाई? इट कुड बी समथिंग इट डिजिटल, क्योंकि डिजिटल इंडिया पे काफी फोकस हो रहा है, तो समथिंग ऑन दैट लाइंस। और आई थिंक इंडिया का जो लॉ है उस पर कुछ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को लीगल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम सब्जेक्ट में बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है हमारा जीएस में। तो सम सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लॉ और समथिंग मोर ऑन लीगल अवेयरनेस, जो आईपीसी सीआरपीसी का थोड़ा बहुत डिटेल में हम लोग वो भी पढ़ सकते हैं।
I think you are going to apply your own ideas in the in practical now because आप officer बन गए. In future you might get a chance to do the same. तो वो आपके दिमाग में अब develop हो गया है somewhere because of this question, I think. If we're talking about your optional, which is anthropology, you have improved your rank drastically from 334 to, if I'm right, 36, right? So how did you do that? And first of all, if we talk about anthropology as an optional, so how did you choose anthropology and why only anthropology? एक तो मैंने इसका सिलेबस देखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फ्रॉम ट्राइबल, सोशल, फिजिकल, बहुत डाइवर्सिटी है. काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. एंड सेकेंड इज इसमें मैंने टॉपर्स कोर्स देखे थे, तो फ्रॉम द लास्ट जब मैंने शुरू किया था तब भी बहुत अच्छे कर रहे थे टॉपर्स. एंड टिल नाउ इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल परफॉर्मेंस वाइज. इसमें एक साइंटिफिक जो बोलते हैं ना, द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटीज, तो ये वाला पार्ट है एंथ्रो में. बिकॉज इफ यू राइट टू द पॉइंट नो वन कैन कट योर मार्क. इसमें सब्जेक्टिविटी का रोल बहुत ही कम रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो ये सब को देख के मैंने चूज़ किया था. एंड गाइडेंस भी काफ़ी एंथ्रो का मार्केट में है. नोट्स भी अवेलेबल रेडीली मिल जाते हैं. एंड काफ़ी स्मॉल स्टैटिक सिलेबस है. अगर आप 4 to 5 months अच्छे से दोगे देन एंथ्रो हो जाता है. तो ये सब देख के मैंने एंथ्रो चूज़ किया था. Okay, so how did you get to know about your mentor for anthropology? जी, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था. मैंने कहीं और से फाउंडेशन किया था, तो थोड़ा सा मेरे जो कंसेप्ट थे वो बिल्कुल क्लियर नहीं थे. एंड उस साल के जो टॉपर्स थे, जो टॉप 50s में थे, तो उनका मैं फॉलो करती थी. टॉप 50 जो एंथ्रो में थे, तो वहाँ से मुझे पता चला था करणदीप सर के बारे में. टेस्ट सीरीज उनका काफ़ी अच्छा है, ये पता चला था. एंड उनके कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखे थे यूट्यूब में, जहाँ पे वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करते थे. तो वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे. और मुझे ये लगा कि अगर मेरे इतने कम स्कोर आ रहे हैं, मीन्स माई कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज कम्प्लीटली लैकिंग. एंड आई शुड फिर से मुझे फाउंडेशन पे बिल्ड करना है. एंड जब मुझे बहुत अच्छा लगा था वीडियोस, देन आई चोज कि मैं फिर से एक बार करती हूँ फाउंडेशन. तो मैंने फिर से किया था और सर के वीडियोस देखे थे. आई रिमेम्बर कि मैंने 2020 आई जस्ट हैड 3 months एंड सर के आई थिंक 120 वीडियोस थे, और 22 मेंस के पहले मैंने वो सब कंप्लीट किए थे इन those 3 months. Okay. So you've seen all the videos of him. हाँ, within 3 months. So every day I was watching 4 to 5 videos. तो पूरा दिन आप करणदीप सर को ही देख रहे थे फिर? तो ऐसा नहीं होता था कभी? इट हैपेंस दैट फ्रॉम होल डे आप कुछ देखे जा रहे हो, बार बार एक चीज को देख रहे हो, तो खाना खाते हुए दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा होगा कि करण सर कुछ बोल रहे हैं. ऐसा कभी हुआ था क्या? नहीं, मैं पूरा दिन देखती थी. मैं 2x में देख लेती थी. तो मॉर्निंग में 2 to 3 वीडियोस एंड नाइट में 2, तो फिर मैनेज कर लेती थी. So you've spent, I think, almost 4 years with anthropology as your optional for 3 attempts, and it took 4 years, obviously. तो आपका best part, which part was your favorite one in anthropology? I'll say tribal anthropology बहुत इंटरेस्टिंग रहता है. उनका जो कल्चर होता है, उनके जो कस्टम्स होते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है. एंड क्योंकि उनके हर कस्टम के पहले मुझे पहले लगता था कि ये क्या ही कर रहे हैं, वैसे लगता था व्हेन आई वाज नॉट स्टडिंग. बट नाउ एज अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मुझे उनके हर कल्चर, उनके हर कस्टम्स के पीछे पता चलता है कि देयर इज ए प्रॉपर रीजन. सबके पीछे उनका एक हिस्ट्री, उनका कुछ तो होता है जिसके वजह से वो उसको फॉलो करे, उसको मान रहे. तो वो सब मुझे जानने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था. या और ऐसा कोई पर्टिकुलर फील्ड वर्क आपका करने का कभी मन किया हो व्हेन यू वर स्टडीइंग एंथ्रोपोलॉजी कि यार मुझे इस एरिया में जाना है, अगर सर कुछ पढ़ा रहे हैं तो ऐसा लगा हो कि पढ़ते टाइम यार आई वुड जस्ट वांट टू गो टू दिस प्लेस एंड डू दिस फील्ड वर्क और टॉक टू दीज पीपल? जितने भी ट्राइबल के मैं सुनती थी, फ्रॉम टोडा ट्राइब हो गए कि ओडिशा के बोंदा हो गए, मलकानगिरी, जब भी सर कुछ बोलते तो मुझे हमेशा मन था कि मैं ट्राइबल विलेज को विजिट करूं और उनसे बात करूं. बिकॉज आई थिंक व्हेन यू टॉक टू देम वो काफ़ी आपको अंदर से अच्छा लगता है, बिकॉज दे वेरी सिंपल पीपल. तो मुझे काफ़ी मन था. और मैंने आई थिंक जब मैं भुवनेश्वर जाती भी थी तो वहाँ पे ट्राइबल फेस्ट वगैरह होते थे. एंड वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल है वो आते थे गांव से, अपने कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर आते थे. तो आई ऑलवेज इंटरेक्टेड विद देम और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था. और मैं एक बार इको रिट्रीट भी गई थी, तो वहाँ पे वो लोग, इट्स इन कोरापुट, तो वहाँ पे जो कोरापुट के ट्राइब्स है वो लोग उनका जो डांस और सिंगिंग वो सब वो करते थे ना, अपने कल्चर को प्रमोट करते थे. तो उनसे भी मैंने इंटरेक्ट किया था, तो वो सब काफ़ी अच्छा लगता है. Did you apply any of those interactions in your paper also? Did you write any case study or example related to them?
शायद लिखी होंगी। एक्चुअली ये होता है कि व्हेन यू इंटरेक्ट आपको चीज़ें बहुत इजीली याद हो जाते हैं एंड आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स केस स्टडीज तो बहुत ही मेरे पास थे, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने एक्चुअल एग्जाम में क्या लिखा था, बट आई थिंक बहुत हेल्प होता है द मोर यू ट्राई टू रिलेट इट विथ योर रियल लाइफ। How did you do the value addition in your paper of anthropology specifically? If we talk about, like, you wrote the case studies, and what changes you made in third attempt of yours from the second attempt? जी, थर्ड अटेम्प्ट में आई फोकस मोर ऑन द PYQs। मैं रोज 5 आंसर्स लिखती थी, फिर उसको मैं इवेलुएट कराती थी, तो इन दैट वे मेरा PYQ पे काफ़ी ज़्यादा होल्ड हो गया था। और वैल्यूएडिशन मैंने टॉपर नोट्स से किए थे, फिर सर के टेस्ट सीरीज से, फिर PYQs जो होते हैं लास्ट 10 to 15 ईयर्स, उसको मैंने सॉल्व करके उस पर किया था। तो ये सब बहुत सारे सोर्सेज को मिला के मैंने वैल्यूएडिशन किया था। So if we talk about test series, as you just mentioned, you took current source test series. So how did test series helped you overall? टेस्ट सीरीज से ये होता था कि टाइम बाउंड मैनर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक वो शेड्यूल रह जाता था कि मुझे इस वीक में ये एनी हाउ देना है, तो इस वे में मेरा सिलेबस कंप्लीट होता था। एंड देन आपको परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो कि यू आर टॉपिंग और नॉट। So did you write all the tests? जी, मैंने इस बार सब लिखा था। And saw the discussions? हाँ, तो टेस्ट उससे होता है हेल्प, एंड देन द डिस्कशंस आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि सर ने काफ़ी डिटेल में हर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन एंड इवन वैल्यूएडिशन पार्ट भी सर डिस्कस करते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। और इवन फ्यू क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा अनकन्वेंशनल होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। जैसे इस बार क्लोनोलॉजी आया था इन पेपर 1, जो कि सर ने डायरेक्टली पूछा था इन हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, जो टेस्ट सीरीज हो गया। तो जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से टेस्ट सीरीज को किया है, उसके डिस्कशन को आपने सुना है, आपने उसको रिवाइज किया है, तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं। So you talked about the test. I just want to know, like, when you got the evaluated copies of yours, आपको comments मिले होंगे, तो आपने how did you take the comments? How serious did you take them? और कभी ऐसा होता है students get depressed या disappoint हो जाते हैं comments को देख के. So what were your reactions and how did you? कमेंट्स को इतना सीरियसली नहीं लेती थी, बिकॉज आई न्यू कि ये कोई मेरे से स्टूडेंट ही चेक कर रहा है कॉपीज, तो ये मुझे पता नहीं। So I just took the discussion seriously सर के, और कुछ कॉपीज अगर हुए तो मैं सर से ही इवैल्यूएट कराती थी। Okay. मतलब मैं स्टूडेंट्स कमेंट पे आई वाज लाइक कि मैंने क्लियर किया है मेंस, आई एम ऑलरेडी इन सर्विस, तो मैं कमेंट्स क्या ही लूं लोगों का। सो आई नेवर, कोई भी टेस्ट का GS हो या ऑप्शनल हो, मैं कभी कमेंट्स नहीं पढ़ती थी। Okay. If I ask you, like, if you get a chance to have dinner with 3 personalities, dead or alive, कोई भी, तो who those 3 personalities would be, starting with one who is related to anthropology? So from anthropology, the person would be actually Levi Strauss, क्योंकि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि what he actually wanted to say. Biology opposite तो मैंने कुछ नहीं समझा। And second person, and the other two would be the 2 persons Indian history से जो मैं बहुत ज़्यादा admire करती हूँ। One is respected APJ अब्दुल कलाम, वो मेरे बहुत ज़्यादा उनको admire करती हूँ। And second is सुभाष चंद्र बोस, उनको भी बहुत ज़्यादा admire करती हूँ। कोई ऐसा फन क्वेश्चन उनसे पूछना चाहोगे आप, अगर APJ अब्दुल कलाम सामने आते हैं तो आप उनसे क्या पूछोगे, या सिर्फ ऑस्ट्रक हो जाओगे देख के? I think I could not speak for a few moments because इतना बड़ा परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा, you cannot speak for। और सुभाष चंद्र बोस से कोई ऐसा क्वेश्चन दिमाग में होगा भी कि पढ़ते उनको तो मुझे वही आता है कि मतलब जो उनका डेथ था वो मिस्ट्री, एंड फिर इतना सारा कंट्रोवर्सी हुआ ना, मैंने उन पे काफी रिसर्च भी कर रखा था कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था। ओके तो वही जानना चाहूंगी। if I can लेट्स गो बैक टू द टाइम और पूछेंगे कि आप कैसे ये पूरा मिस्ट्री क्या था, बताइए यार। आई थिंक वो तो सब लोग जानना चाहेंगे पूरे इंडिया में, इनफैक्ट आउटसाइड आल्सो, हाउ डिड इट हैपन? Okay. 3 things that you would advise students to do for anthropology, and 3 things that they should not do while preparing for this optional. One thing is कि आप फाउंडेशन कंसेप्ट स्ट्रांग रखिए, कोचिंग या कुछ भी कीजिए, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं था, तो इसलिए इशू हुआ था। सेकंड इज अपने नोट्स बनाइए एंथ्रो में, क्योंकि आपके आंसर्स कंप्लीटली डिफरेंट होने चाहिए। और जो मार्केट में नॉर्मल नोट्स है, जैसे अक्षर जैन का एक बुक आता है, तो वो अगर आप पढ़ेंगे आपके मार्क्स काफ़ी मीडियोकर लेवल पे आएंगे, अराउंड 200s और 180s, बिकॉज एवरीवन इज राइटिंग दैट आंसर। तो आपको खुद के मेहनत एंड खुद के नोट्स आपके रेडी होने चाहिए इंस्टेड ऑफ रेडीमेड सोल्यूशन।
एंड थर्ड इज कि एंथ्रो में यूपीएससी आजकल थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं एंड थोड़ा डीप जा रहे हैं. पहले सुपरफिशियल लेवल पे जा रहे थे, लेकिन नाउ इट इज दे आर गोइंग अ बिट डीपर, एक लेवल बियॉन्ड जा रहे हैं वो लोग जो कि हम पढ़ते थे. तो थोड़ा सा और भी रिसर्च कीजिए. जितना ऑलरेडी मार्केट में कंटेंट है इट्स ओके, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने एंड से देना होगा, बिकॉज एवरी ईयर द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन द पेपर इज इंक्रीजिंग. तो मेरा ये एडवाइस रहेगा. Right. Talking about answer writing, how often did you write the answers in all the attempts of yours? If we talk GS also and optional also. आंसर्स मैं बहुत लिखती थी. जीएस का तो मैं इस बार एवरी डे यूज टू राइट आंसर्स, एंड वीक में एटलीस्ट वंस आई यूज टू गिव सेक्शनल ऑफ जीएस एंड ऑल्सो एंथ्रो. माई आई थिंक आई हैव गेन्ड अ लॉट फ्रॉम आंसर राइटिंग, क्योंकि उससे आपका टाइम मैनेजमेंट पता चलता है. आपको ये पता चलता है कि आपको आपके पास कितना कंटेंट होना चाहिए. बहुत बार ये होता है कि हमारे पास कंटेंट ओवर होता है, जो कि मतलब दैट्स एक्चुअली वेस्ट ऑफ योर मेमोरी पावर एंड ऑल्सो टाइम भी. तो अगर आपको पता चल रहा है कि इतना कंटेंट होकर कोई मतलब नहीं, इसको तो मैं रेप्लिकेट कर ही नहीं पाऊंगी इन दैट गिवन टाइम, तो इसका कोई मतलब नहीं है. सो एक्चुअली राइटिंग आंसर राइटिंग एक्चुअली हेल्प्स यू टू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड ऑप्टिमाइज कि कितना कंटेंट मुझे पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड फॉर मी पर्सनली आंसर राइटिंग से ये होता था कि मेरा रिकॉल पावर काफ़ी बढ़ता था. जो चीज़ आपने एक बार लिख लिया वो आप कभी भूलते नहीं हो. तो दैट ऑल्सो हेल्प. And what role does the pictographic representation plays role in answers? द ओनली थिंग आई थिंक कि वो आपके थोड़ा जो एग्जामिनर है उनके लिए थोड़ा इजी बना लेता है चीज़ों को समझने के लिए. तो उनको थोड़ा कम टाइम में ही और शी कैन स्कैन थ्रू योर कॉपी. तो वो होता है. एंड एक जो मोनोटोनी होता है उसको थोड़ा ब्रेक करता है, तो आपका कॉपी सुंदर थोड़ा दिखता है. तो उससे स्लाइट आई गेस थोड़ा फर्क पड़ता होगा. How many marks did you improve in anthropology from your second attempt to third attempt? First attempt to my second to third I had 274 and this time I had 289, so it was around 15. और first attempt से second attempt में कितना? उसमें तो बहुत मेजर जंप था 50 मार्क्स का, क्योंकि 230 बहुत ही कम था. तो once you get your score less, the jump is very much incremental, and then once you have reached, then the only jump you get is 15, 20 or 5, 6. तो एग्जाम से पहले कोई एंजाइटी रहता था दिमाग में, ऐसा एंग्शियस रहता होगा माइंड बिफोर द ऑप्शनल आल्सो? कुछ ऐसा कभी हुआ दैट यू टॉक टू सर एंड यू फेल लाइक नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड और समथिंग यू शेयर्ड? ऐसे एंजाइटी मुझे मोस्टली अगर होते भी थे तो मैं मोस्टली खुद से ही निपटा लेती थी, एंड मोस्टली पेरेंट्स. तो कभी जरूरत नहीं पड़ा कि आई गो थर्ड लेवल. मोस्टली आई ट्राइड टू मैनेज इट बाय माई सेल्फ. और एंजाइटी होता था इवन देयर वर फ्यू नाइट्स बिफोर मेंस जब मुझे नींद नहीं होता था. बट जैसे कि आई थिंक GS3 4 के पहले मुझे नींद नहीं हो रहा था. रात की 3-4 बजे मैं सोई थी. तो वो हो जाता है. एंड दैट टाइम इज एक्चुअली वेरी मच हेक्टिक. GS1 GS2 एंड देन वेरी नेक्स्ट डे GS3 GS4, उसके पहले ऐसे. तो वो 3 नाइट काफ़ी मुश्किल होते वो दिन. एंड एवरी टाइम आई राइट मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव एज्ड मोर. मतलब कुछ तो हुआ है ऐसा लगता है मुझे. मतलब एजिंग मोर, मतलब आई फील कि मेरा कुछ आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है कि बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है ना. तो आई फील कि समथिंग इज मतलब समथिंग विद इन मी हैज एक्चुअली, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा कम लिखा जा रहा है या ज्यादा टायर्ड हो गए हैं, वैसा फील होता है. मतलब एक्चुअली मेंटली, इमोशनली, फिजिकली यू आर कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट. ओके, एवरी ईयर यू मस्ट हैव फेल्ट लाइक यार मैं बूढ़ी तो होती जा रही हूं लिख के, ऐसा? मतलब नॉट इन लिटरल सेंस एजिंग, बट लाइक इमोशनली एंड you are maturing more. So you're like getting it right. I think it goes positive way mein you're aging. You mean okay. If like I just want to know, what is the best advice that you have ever got from any of your mentors so far in this journey? I have got multiple advices from many mentors that I got the chance during this journey. सबसे पहले तो यही था जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं पहले बहुत रिसोर्सेज फॉलो करती थी, एंड उससे ये होता था कि आई कुड नॉट कंप्लीट द सिलेबस एंड ऑल दोज थिंग्स. तो आई गॉट द एडवाइस कि आप कम पढ़िए एंड ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. तो उसको मैंने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था. दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस बिकॉज दैट्स व्हाट यूपीएससी इज ऑल अबाउट. एंड सेकेंड इज कि मैं बहुत बार खुद पे मुझे इनिशियली थोड़ा सेल्फ डाउट होता था, लेकिन फिर देयर वर मेंटर्स हु टोल्ड कि you have that potential within you, and
you are someone whom मतलब whom we actually aspire कि you will be in top 50, we are quite confident about you being in top 50. तो ऐसे जब उन्होंने बोला then खुद पे भरोसा आता है जब कोई सामने वाला ऐसे आपका जो हौसला है उसको बढ़ाते हैं. Exactly. Now since you're going to be an IAS officer, और उससे पहले भी you were an officer before this, so what is the funniest misconception that people have about the civil servants and that you think that this needs to be addressed? हम लोग ऐसे नहीं है बाबा. आई थिंक आजकल जो रील्स का ज़माना चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देगा, तो वैसे एक्चुअली नहीं, इट्स जस्ट अ वेरी नॉर्मल सर्विस जस्ट लाइक एनी अदर जॉब. एंड आजकल जो ऐसे वीडियो हो रहे हैं ग्रैंड एंट्री एंड नो आई डोंट नो व्हाट ऐसे वीडियोस हो रहे हैं But तो with वो the भी background music या and तो वैसे कुछ भी नहीं होता है. इन रियल लाइफ इट्स अ वेरी नॉर्मल जॉब जहाँ पे आप लोगों के लिए काम करते हो. एंड सिंस आप लोगों के लिए काम करते हो उसलिए आपको एट द एंड आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने किसी को किसी वे में आप हेल्प कर चुके हो. सो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई इट इज एक्सपेक्टेड इतना. so so far in the amount of service that you've given, कोई ऐसा incident रहा होगा wherein you felt very satisfied with the kind of work you've given or with the people, and कोई ऐसा share करना चाहेंगे? हम लोग को इस बार ट्रेनिंग में एक मौका मिला था कि आप एक स्कूल को अडॉप्ट करो एंड उसको आप इम्प्रोवाइज करो. तो एंड आई गॉट द चांस कि मैं एक क्रीपा स्कूल होता है जो कि डिसेबल्ड के लिए होता है, तो वहाँ पे मैं एक बार विजिट के लिए गई थी और मैंने उनसे इंटरेक्ट किया था. तो वो सब मुझे काफ़ी अंदर से अच्छा लगा था, दो इट वाज वेरी डिप्रेसिंग कि सच मतलब ऐसे लोग भी है. बट एट द बाद में मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमें चांस मिल रहा है कि उनके लिए हम कुछ अच्छा कर पाए. Exactly, it's very thoughtful, right? If you are given a chance to write a book, any book, so what would that be? On what would that be, and what would be the title of that book? आई हैव टू थिंक द वन व्हिच इज क्लोजेस्ट टू माय. जैसे एक तो फीमेल्स पे आते हैं कि वुमेन को कैसे एम्पावर, लेकिन फिर एंथ्रो इज आल्सो वेरी क्लोज बिकॉज आई हैव रेड इट फॉर 3 to 4 years. तो एंथ्रो पे से ट्राइबल हो गया, वो भी काफी क्लोज टू माय हार्ट है. So you would want to write a book on the tribal people also, and one on women as well. Talking about women in general, like आपके services में भी या in general during the preparation also, कभी ऐसा लगा that being a girl is quite a bit disadvantaged somewhere, that you felt कहीं ऐसा लगा हो कि यार ऐसा होता ना कि लड़की को ही क्यों ये फेस करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा? एक तो बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम मतलब फीमेल्स को कभी-कभी फेस करना पड़ता है एवरी मंथली एंड ऑल बिकॉज एक्चुअली ड्यूरिंग दैट टाइम यू गो थ्रू इमोशनल आपको मूड स्विंग्स होते हैं एंड अगर वो एग्जाम के टाइम पे कोइंसाइड कर जाता है देन यू आर गॉन बिकॉज एट दैट टाइम आपको इमोशनल टर्मोइल होता है. मुझे होता है खास करके उस टाइम पे मैं इमोशनली काफ़ी लो होती हूँ. एंड इवन आई थिंक आई वाज जो मेरा सेकंड इंटरव्यू था इमोशनल टर्मोइल हो ही रहा था. देयर वाज अ मूड स्विंग का टाइम मेरा इंटरव्यू था एंड काफ़ी कम मार्क्स भी आए थे मेरे अराउंड 160. तो समहाउ आई थिंक वी हैव टू मैनेज दैट मूड स्विंग्स एंड इमोशनल टर्मोइल एवरी मंथ. And during your workplace कभी ऐसा आपको लगा हो कि वर्क प्लेस में एक तो सेफ्टी का जो इशू दैट रिमेन्स फॉर एवर इन इंडिया ऑल्सो. अगर नाइट शिफ्ट कभी भी होता है देन वो वरीड रहता है हमारे जो पेरेंट्स होते हैं एंड जो भी अपने क्लोज वंस होते हैं बिकॉज इट्स अ जेन्युइन कंसर्न. तो वो रहता है, वो हमेशा मुझे लगता है कि अगर मैं लड़की नहीं होती तो मैं आई कुड हैव ट्रैवल्ड मोर सेफली एंड लोगों को इतना कंसर्न नहीं होता जो मेरे नियर एंड डियर वंस है. तो ये हमेशा रहता है. बाकी आई वाज लकी कि पेरेंट्स हैं सपोर्टिव है तो उतना मुझे कभी फेस नहीं करना पड़ा. और पढ़ाई की बात करें, आपने इतने साल प्रिपेयर किया है, पढ़ाई की है, तो कभी ऐसा कोई ऐसा अनयूजुअल प्लेस हो जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको लगा हो यार, आपको नहीं दूसरे को पक्का लगा होगा कि यार ये यहाँ पे भी पढ़ रही है, ऐसे कोई ऐसी जगह थी? मैं मोस्टली अपने कमरे में ही पढ़ती थी और इवन अगर मैं ट्रैवल भी करती थी then also I tried somehow reading or if not reading then listening at least to some videos or something. So while working, how were you managing your work and studies then? Working as in IDS service like this attempt. Actually ये attempt जब था तब interview का phase आया था. So I had to just prepare for the interview. तो interview preparation इतना hectic नहीं होता है इसलिए manage हो जाता था. इस बार हमारा जो शेड्यूल होता था इट वाज कि मॉर्निंग पीटी होता था देन 10 to 5 क्लास होता था. तो आफ्टर क्लास 6 to 7 आई ट्राइड कि मैं एटलीस्ट 3 hours पढ़ लूँ एंड क्लास के बीच भी आपके पास मल्टीपल ब्रेक्स होते थे. सो ड्यूरिंग दैट ब्रेक्स आई ट्राइड कि मैं एटलीस्ट जो न्यूज़पेपर हूँ उसको एक बार पढ़ लूँ. That could have been that unusual place जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो. Yeah, I think I can spot that.
और before that, before the services that you got, you were preparing. So how many ऐसा रहता है? Were there any number of hours that you had to complete? और मुझे इतना पढ़ना है पूरे दिन में, कैसे टारगेट करते थे? और टारगेट अचीव होता था तो somewhere when how you used to treat yourself? I did not have number of hours. कोई के दिन तो I think I don't have taken a single rest. कोई बहुत बार पढ़ा, कोई के दिन थोड़ा सा कम भी होता था. तो it was mostly कि मुझे ये करना ही है आज. तो वो जो टारगेट होता था कि आज मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, उस हिसाब से होता था. So I had actually weekly target कि मुझे ये वीक में ये टेस्ट लिखना है. तो if I'm having weekly target, I will try to complete to that. And जब मैं सुबह उठती थी, then also I tried to make a daily schedule, which is something जो कि मैं ट्राई करती थी कि थोड़ा फॉलो भी कर पाए, ऐसे नहीं कि मैं बहुत ही अनरियलिस्टिक बनाऊँ. तो मैं उस पर ट्राई करती थी टू स्टिक. एंड द रिवॉर्ड इज एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छे से नींद आता था. अगर कुछ मिसिंग होता था देन अंदर से वो अच्छा नहीं फीलिंग होता था. और इफ़ आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट, एक गिल्ट फीलिंग आता था अंदर से कि नहीं हो पा रहा है. तो द मोमेंट आई एम एबल टू अकम्प्लिश दैट, एक अंदर से सुकून मिलता था, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद का बूस्ट होता था. एंड सबसे अच्छा कि नींद काफ़ी अच्छे से आता था. So are you quite sleepy person? Like off जब मिलता था तब आप सोना प्रेफर करते हो? हाँ, बिकॉज आई फील कि आपको ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट चाहिए. इतना चीज़ें को याद रखने के लिए आपके ब्रेन को रेस्ट चाहिए. तो वेन एवर आई गेट अ टाइम इन द आफ्टरनून, आई ट्राइड टेकिंग पावर नैप्स एटलीस्ट फॉर 20-30 मिनट्स. उससे जब मुझे ऐसे लगे कि और पढ़ाई नहीं हो रहा है, आई यूज टू स्लीप. बिकॉज आफ्टर दैट आप उठोगे फ्रेश होके, देन आप इजिली पढ़ पाओगे. आयुषी, आपकी हॉबीज क्या है इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा? बिकॉज प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ाई बिकम्स योर हॉबी ओनली. अदर देन दैट, व्हाट अदर थिंग्स दैट यू लाइक डूइंग? I love to travel a lot. Which place would that be in India where you would want to go now first? I would like to go to Lakshadweep. Okay. क्योंकि आई हैव गॉन टू हिल स्टेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन वो अभी तक मैं गई नहीं हूँ. इट्स अ फार आइलैंड, तो मुझे वहाँ जाने का काफ़ी मन है. ट्रैवलिंग के अलावा? ट्रैवलिंग के अलावा आई परस्यू योगा, मेडिटेशन. So you like doing that? Yes. So I think it was really nice talking to you. And one thing that I just want to ask you before we end this conversation is that what advice you would want to give to those who are going to appear now, and specifically about CSAT also, because we haven't talked about CSAT and it has become challenging as well these days. So what would you want to tell to those? I will say कि करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक को ट्राई टू इंटरलिंक देम, बिकॉज यूपीएससी का जो क्वेश्चंस होते हैं दोनों को इंटरलिंक करके वो पूछ रहे हैं. और जो सब्जेक्ट में आउटपुट रेशियो हाई है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, स्पेशली एट द लास्ट डेज. एट द लास्ट डेज आप कुछ भी नया चीज़ को नहीं पढ़िए, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए. लास्ट टाइम में नए चीज़ नहीं होते एक तो, एंड उससे आपके एंजाइटी बल्कि ज़्यादा बढ़ेंगे. सो डोंट फॉलो एनी न्यू रिसोर्स एट दिस लास्ट मोमेंट. एंड थर्ड इज CSAT पे मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए. और CSAT के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं विच आर क्वाइट ईजी, जैसे कि सेट थ्योरी हो गया, कि आपके लॉजिकल रीजनिंग हो गए. तो ये सब नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम भी काफ़ी ईजी होते हैं. तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से इसके वीडियोस देख लीजिए. या कैट के, आई थिंक यू कैन, सिंस आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर कैट, तो मेरे लिए कभी चैलेंजिंग नहीं था CSAT. तो यू कैन ऑल्सो कुछ कैट के कुछ वीडियोस आप सर्च कर सकते हो जो लिंक कर रहे हैं विद CSAT, क्योंकि द लेवल दे आर एक्चुअली मेकिंग इट इक्विवेलेंट टू कैट एग्जाम. लास्ट ईयर ऑल्सो आई फेल्ट कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने कैट के लिए किया था वो यहीं पे रिपीट हो रहा है. तो दैट ऑल्सो यू कैन डू. एंड एट द एंड आई विल से कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं होता है. टू क्लियर दिस एग्जाम एंड टू फाइंड योर नेम, अ डिवाइन लक इज़ रिक्वायर्ड, अ डिवाइन ब्लेसिंग इज़ रिक्वायर्ड. देयर माइट बी मेनी पीपल जो मैं से अभी ज़्यादा डिजर्विंग है, बट उनका नहीं हुआ होगा सिलेक्शन. तो बहुत चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो उनके बारे में सोच के आप अननेसेसरी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी मत लीजिए. सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन द एंटायर प्रोसेस. एंड आई थिंक इतना करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा. एंड इट माइट हैपन कि आपको सक्सेस अगर यूपीएससी में नहीं मिल रहा है, दैट कैन ऑल्सो हैपन. तो उस पर आपको डिसहार्टन नहीं होना है, बिकॉज वट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस जर्नी, दैट विल बी हेल्पफुल इन सम और द अदर थिंग, इन सम और द अदर वेंचर यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस. एंड अगर IAS नहीं भी हो पा रहे हो, मे बी आप उससे बहुत ऊपर, उससे कुछ बहुत अच्छा भी कर लोगे. सो दैट इज वर्ड कि आप प्रोसेस एंड जर्नी को एंजॉय कीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए जो भी आप कर रहे हो, एंड जस्ट गिव योर 100%.
I'm sure this is going to help every aspirant who is watching this podcast. And how was your experience here at Level Up IS? My experience it started with anthropology. तो एंथ्रोपोलॉजी का ABC मेरा बिल्कुल स्ट्रांग नहीं था, जो कि सर ने पूरा अच्छे से स्ट्रांग किया था। मैंने एंड जब मैं सर का वीडियोस देखती थी, तो ओनली रिग्रेट आई हैड कि काश मैं इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई न्यू अबाउट सर, तो शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आई कुड हैव गॉट रैंक। तो हमेशा मेरा वही रिग्रेट रहा कि थोड़ा पहले से मुझे पता होना चाहिए था अबाउट लेवल अप IS एंड करणदीप सर। दैट वाज माय ओनली रिग्रेट इन दिस कि बहुत लेट में पता चला मुझे, एंड दैट टू विद इन 3 months आई हैड टू कम्पीट इन सच ए रश। तो अगर मैं आराम से सर का करती तो मेरा एंथ्रो स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग होता, एंड इन फर्स्ट ओनली मे बी आई वुड हैव गॉट अ वेरी गुड रैंक। One thing after watching sir's video, अगर आप कुछ बताना चाहे that sir must have, क्योंकि farewells होते थे और आप online student रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगा होगा कि I missed the farewell, या बच्चे कुछ ऐसा बोल रहे होते हैं, तो आपने कुछ notice किया sir के lectures में, जो 120 lectures देखे, कुछ ऐसा funny thing or that you would like to share कि how sir used to tell things? आई थिंक आई लिटरली enjoyed all the 120 क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता था सर का वीडियोस एंड कंसेप्ट्स। तो वैसे कुछ फनी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई रियली होप्ड कि काश मैं सर के पास होती एंड मैं देख पाती कि सर कैसे पढ़ाते हैं। मैं रोज एक क्लास करती तो मुझे काफी अच्छा इसमें ये होता था कि मैं हड़बड़ी में करती थी रोज 4-5 लेक्चर्स। तो वो होता था कि प्रेशर के साथ करती थी, लेकिन अगर मैं इनिशियली करती तो मैं मजे के साथ उसको और अच्छे से कर पाती। Enjoy it, yeah. तो ये रिग्रेट हमेशा रहता था मेरे पास। So I think Aishu Abhi, there are no regrets in your life anymore. You have got the service that you've desired. You've made everyone very proud on you, and we at Level Up IS are also very proud of you. Karandeep sir is very proud of you, and your parents, your friends. So it's a big, big congratulations to you, and good luck for your future endeavors that you're going to achieve and do. Just good luck for that. Thank you so much for coming here and giving us your time. Thank you very much.